Hello and welcome to Provinces. How you all are doing? I'm also doing good. And आप लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। टेस्ट हुए हमारे दिसंबर अटेम्प्ट के हिसाब से काफ़ी सारे टेस्ट चल रहे हैं एंड आई मस्ट से स्टूडेंट्स पूरी तरह अपियर कर रहे हैं। अब ईबीसीएल का दैट इज इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ का ये जो लास्ट टेस्ट पेपर हुआ था इसको देखते हैं। ओके इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या आंसर्स लिखने थे और कैसे इसको अटेम्प्ट करना था। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन था डिस्कस ब्रीफली द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एज अ स्टूडेंट क्या लिखना था? आपसे पूछा क्या गया था? ग्लोबल इनिशिएटिव। कई स्टूडेंट्स अपने मर्जी से काफी कुछ लिख के आए थे, थोड़े कंफ्यूज भी लग रहे थे। पर ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज इंटरनेशनली क्या क्या लिया गया? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की जब ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करते हैं तब हम उस फिनोमिनन की बात करते हैं जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में लिया गया था। यूएन यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या मेजर्स लिए थे वो आप डिस्कस कर सकते थे। देन एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो वियना कन्वेंशन बहुत फेमस कन्वेंशन था जिसमें इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के बारे में बात की गई थी। एंड देन यू कुड हैव डिस्कस द बेसल कमिटी नॉर्म्स जो बैंकिंग रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आता है। और यूनाइटेड नेशंस ने जो कॉम्बैट मेजर्स लिए थे वो क्या थे, कैसे उसके बारे में बात की थी। that could be forming a part of your answers. Clear? तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना था that money laundering is an international phenomenon, ये आप आंसर में लिख सकते हो। यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या मेजर्स थे ये आप आंसर में लिख सकते थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक सेटअप की गई बॉडी 1989 में, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे। या वियना कन्वेंशन इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बाद बेसिल कमिटी नॉर्म्स जैसे मैंने बोला बैंकिंग के। United Nations Global Program on Money Laundering, which is creating awareness, institution building, and training, devising efficient and effective countermeasure strategies, supports to the Financial Investigation Service of the Law Enforcement Agency. ऐसे आप कई चीजें आंसर में डिस्कस कर सकते थे। कई लोगों ने की, कई लोगों ने नहीं भी की, बट ओवरऑल ओके ओके था। इट वॉज नॉट टू ग्रेट ऑल्सो, नॉट टू सैड ऑल्सो, इट वॉज एन ओके ओके परफॉर्मेंस आई वुड से। इसके बाद वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये था, दैट इज फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर एम्प्लॉइज ऑफ बंसी भैया bought dark blue colored clothes from Vivek but did not disclose to the seller the purpose of the said purchase. When the uniform was prepared and used by employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, and carriage lining. Advise Bansi Bhaiya whether he is entitled to have any remedy. अब आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हो। देखो, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जनरली ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है क्योंकि किसी ने गुड्स बेचा है लेकिन बायर ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसको किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए था। एज अ रिजल्ट उसने जनरल पर्पस क्लोथ खरीद लिया जो कैप्स, बूट्स एंड कैरेजेस के लिए एविडेंट था। कई लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, कई लोग स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उन्होंने अपने हिसाब से आंसर किए। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ही में ही उसका आंसर छुपा होता है, प्लीज उस चीज को ध्यान में रखना। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एक हिंट दिया गया है कि वो क्लोथ बाकी जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकता था, जिसका मतलब था इट वाज हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ होलसमनेस एंड फिटनेस फॉर अदर पर्पसेस आल्सो, लेकिन उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं था जिस पर्पस के लिए उसको चाहिए था। तो बायर को डिस्क्लोज करना पड़ता है किस पर्पस के लिए उसको चाहिए। यहाँ पे आप ये आंसर का पॉइंट डिस्कस कर सकते थे। क्लियर? तो इस आंसर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, ये आंसर डिस्कस करते हुए आप सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिख सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस और गुड्स, बट देन दैट इज फॉर द जनरल गुड्स। लेकिन स्पेसिफिक गुड्स के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फिटनेस। जब तक आपने बोला नहीं तब तक आपको फिटनेस मिलती नहीं है। And the buyer is duty bound to examine whether the goods are fit for his purpose or not. वो buyer को examine करना है। The seller does not do that. And like, since the cloth can be applied for variety of purpose, and Bansi Bhaiya did not disclose the purpose. Simple सी बात थी। इस केस में clearly उनसे गलती हो गई थी। Okay? तो क्या वो रेमेडी क्लेम कर सकते थे? The answer was clear cut no. क्या वो रेमेडी क्लेम कर सकते थे? The answer was clear cut no. ठीक है, सबको दिख रहा है, समझ में आया? ओके, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 2A,
दैट वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस होता क्या है? ओके, जैसे आपने एक पर्सन से काम करवाने के लिए बोला है, जैसे घर पे कोई पेंटिंग, कारपेंटर या टैक्सी ड्राइवर, और वो पर्सन नहीं आता, तो आप किसी और से काम करवाओगे। पहली बात, ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का था। कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सोचा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं था। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस लेने के बाद आप स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, ये बात लिखनी थी। ओके, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत मैसअप कर गए। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछा गया है, तो आप कौन से एक्ट में हो ये आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत एसेंशियल है। नहीं तो आप गलत चैप्टर का आंसर गलत चीज में लिख के आ जाओगे। तो ये बहुत एसेंशियल है कि आपको चैप्टर्स के टॉपिक्स याद रहे। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी। इस केस के आंसर में यू हैव टू रिमेंबर सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या बोलता था कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन फॉर नॉन परफॉर्मेंस बाय अ पार्टी, देन द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम द ब्रीच हैज एन ऑप्शन टू ऑब्टेन अ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। आपने किसी से प्रॉमिस लिया है और वो प्रॉमिस करके आता है कि मैं आऊंगा, ये काम करूंगा, पर वो नहीं आया, तो कैन यू ऑब्टेन द सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी? यू कैन डेफिनेटली। लेकिन लेकिन कई स्टूडेंट्स ये पार्ट लिखना रह गया। ओके, दैट पर्सन कैन रिकवर द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग द ब्रीच। ये भी आप लिख सकते थे। एटलीस्ट 30 days नोटिस हैज टू बी गिवन टू द पार्टी इन ब्रीच टू कॉल फॉर परफॉर्मेंस। ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हार्डली किसी ने लिखे। And on failure in the breach, the person can get the contract performed from a third party. Clear? Clear? और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते थे, इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते थे that where a contract is performed by a third party, where a contract is performed by a third party, then the person who is suffering is not entitled to any kind of specific performance in the case of breach. बराबर? Clear? तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का आंसर आप कर सकते थे। कई स्टूडेंट्स लिखे, कई स्टूडेंट्स नहीं लिखे। देखो, याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक को रिलेट करना है, कौन से चैप्टर से है, और फिर उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है। क्लियर? ठीक है, याद रखना, आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो लॉ के हैं वो कवर कर सको। कई स्टूडेंट्स उसमें नहीं कवर करते, वो अपनी मिस्टेक उसी में करते हैं और फिर सफर करते हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपको पता है फिर भी आप सफर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दैट पार्टनरशिप का था, दैट ए बी सी आर पार्टनर्स, दे एडमिट डी अ माइनर टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप within 6 months of attaining the majority. D gives a public notice that he has become a full-fledged partner. But all the other partners, they refuse to take him. Can D become a partner or not? Simple सा question. क्या D partner बन सकता था कि नहीं? कैसे कैसे इसका आंसर लिखेंगे? मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं D पार्टनर नहीं हो सकता, ये होगा वो होगा। एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा गया कि 6 महीने में D ने नोटिस दे दिया, और दूसरी बात, डी पहले माइनरशिप में पार्टनर में एडमिटेड था, तो एडमिटेड पार्टनर माइनर होने के बाद उसके पास एक ऑप्शन होता है नोटिस देने का। तो उस पार्टनर ने नोटिस देके अगर एडमिट करता है कि वो पार्टनर है, तो बाकी वाले पार्टनर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ये इतना सा पॉइंट था आंसर में, कहीं ना कहीं ये मिस आउट हो जाता, कहीं ना कहीं अरे स्टूडेंट्स ने ये नहीं सोचा, वो नहीं सोचा, ऐसा हो गया है। ठीक है, आई वुड से जिस स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा दैट वाज वेरी गुड। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने फंबल अप कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने उस आंसर को किसी और लेवल पे ले गए, तो इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, अच्छा, आंसर में आपको एक्सपेक्टेड क्या था, क्या क्या आप लिख सकते थे, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? यहाँ पे आंसर में आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप सेक्शन 30 के बारे में लिखते। दैट इज सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, ये लिखना था कि माइनर विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और विद इन 6 months ऑफ हैविंग नॉलेज that he is admitted in the partnership, ऐसा लिख सकते थे। And there has to be a public notice to be given, ये लिख सकते थे। He has been elected to become a partner, ये लिख सकते थे, और not elected to become a partner, ये भी हो सकता है। And in the given case, D has given proper notice, therefore he is elected to become a partner. तो rather ये choice minor का था कि वो partner बनना चाहता है कि नहीं। Okay? ये choice minor का था कि वो partner बनना चाहता है कि नहीं। अब समझ में आया? तो यहाँ पे यही चीज का ध्यान रखना था
ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, आंसर बराबर से समझ के क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया, उनको ये समझ में नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट टेंडर और वो सब चीज के बारे में, यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब उसने अपना काम कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैंने अमेजोन को हायर किया है, मैं अमेजोन के थ्रू कस्टमर्स को गुड्स बेचता हूँ, ठीक है, मैं अमेजोन के थ्रू कस्टमर्स को गुड्स बेचता हूँ, ये बात एक्सेप्टेड है, सबको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने कस्टमर ने अमेजोन से गुड्स बुक किया और मेरा गुड्स अमेजोन के थ्रू जाएगा। जब ये गुड्स सीधा कस्टमर के घर पे पहुंचा, द परफॉर्मेंस इज टेंडर्ड, परफॉर्मेंस इज कंप्लीट, सामने वाले को गुड्स मिल गया, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक डेट दे दिया जाता है, इतने बजे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ये तारीख को डिलीवरी है, और वो तारीख को अगर उसको डिलीवरी मिल गई, द परफॉर्मेंस इज टेंडर्ड। आई डोंट हैव टू एक्चुअली बॉदर वेदर इट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर और नॉट। अब समझ में आ रहा है सबको? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस था ये किस रिलेशनशिप में था। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा फंबल कर गए, कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में लिख गए। प्लीज एग्जामिनेशन के एंगल से अपने टॉपिक्स को ध्यान से रिवाइज करो। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा लिखा था आंसर, टू द पॉइंट, परफेक्टली। तो आप ये चीज को समझ के अपना आंसर फ्रेम किया करो, ठीक है। अच्छा, इस आंसर में क्या क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो वो भी देख लेते हैं। इस आंसर में आप ये लिख सकते थे दैट अ प्रोमिसर इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ हिज पार्ट। मतलब प्रोमिसर ने अगर अपना पार्ट परफॉर्म किया तो उसका काम खत्म हो गया। एंड दिस इज डिस्चार्ज बाय टेंडर, मतलब वो, देखो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने अमेजोन को हायर किया, अमेजोन ने डिलीवरी कंप्लीट कर दी, टेंडर कंप्लीट हो गया। तो प्रोमिसर इज डिस्चार्ज बाय पार्ट एंड दिस इज डिस्चार्ज बाय टेंडर। एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड टेंडर? सिंपल, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। एक टेंडर अगर बोला जाता है दैट परफॉर्मेंसेस बराबर से हो रही है कि नहीं, तो व्हाट इज द वैलिड कंडीशन? सिंपल, इट हैज टू बी अनकंडीशनल। आप कोई कंडीशन नहीं कि तू इतने ये करेगा तो मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, नथिंग। सामने वाले ने पेमेंट कर दी है, आपने उसको गुड्स डिलीवर कर दिया। इट हैज टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इमेजिन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट डिलीवरी, ये सब टेंडर्स में ही चलते हैं। अनकंडीशनल है, प्रॉपर टाइम एंड डिलीवरी, द मैनर दैट द प्रोमिस इज एबल टू असर्टेन। आप दुकान वाले हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, सामने वाले को डिलीवरी मिल गई है। अमेजोन से आप एज अ सेलर, वेंडर जिसे बोलते हैं, हमको मैसेज आ जाता है डिलीवरी कंप्लीटेड, और सिमिलर मैसेज कस्टमर के पास भी पहुंचता है ना, कई लोगों ने बुक किया होगा। और अगर ज्वाइंट प्रोमिसर है तो टेंडर टू वन ऑफ द प्रोमिसर इज सफिशिएंट टू ऑल ज्वाइंट प्रोमिसर आल्सो। अगर एक पार्टी के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म कर दिया है तो इट्स सफिशिएंट। जैसे आप एक पार्टनरशिप फर्म हो और आप चाहते हो कि आपके पूरे ऑफिस का पेंटिंग हो जाए, बराबर, पूरे ऑफिस का पेंटिंग हो जाए। इन दैट केस एक ही पार्टनर आता था ऑफिस में पेंटिंग करवाने के लिए, और जो कारीगर थे वो सारा पेंटिंग करके चले गए, तो कैन दी अदर पार्टनर से नहीं नहीं हमारे सामने पेंटिंग नहीं हुआ? दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। सिंपल। तो यहाँ पे याद रखना, टेंडर ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर में वन पार्टी का परफॉर्मेंस इज मोर देन सफिशिएंट टू ऑल द जॉइंट प्रोमिसेस। क्लियर, समझ में आया? सो टेंडर का मतलब होता है काम कंप्लीट करना। गवर्नमेंट का भी टेंडर में काम कंप्लीट करने के बारे में टेंडर होता है। ओके, क्लियर? चलो इस चीज का ध्यान रखना एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी एग्जामिनेशन के हिसाब से आया था वो ये था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ओके, काफी लोगों ने काफी कुछ लिखा इसके बारे में, और कई पॉइंट्स पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते थे। जैसे आप बता सकते थे मीनिंग में बिल्स क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, फिर कौन बिल को बनाता है, कौन प्रोमिसरी नोट को बनाता है, किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है, किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। ऐसे कई चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो आंसर, स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पे अच्छा था, तो आई एम नो मोर कमेंट्स टू से। ठीक है, तो बिल्स में आप लिख सकते थे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जहां तक बात करूं तो मीनिंग में इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay the certain sum of money only to the order or to the certain or to the bearer of the instruments. Promissory note में promissory note instrument है but not a bank note or a currency note. It contains unconditional undertaking which is signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instruments. ठीक है,
लाइबिलिटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लाइबिलिटी की बात करूं तो ड्रॉवर की लाइबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होती है, ड्रॉवी की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में मेकर और ड्रॉवर की लाइबिलिटी हमेशा ही प्राइमरी रही है। क्लियर? दूसरे पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश की बात करें कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स ले सकते थे, तो हम ये पॉइंट्स डेफिनेटली ले सकते हैं इसके अंदर। दैट इज ऑर्डर एंड प्रॉमिस की बात करूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और प्रॉमिस में अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है। हु ड्रॉज द बिल इज ऑलवेज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, द वन हु हैज टू रिसीव द पेमेंट, जबकि प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द डेटर, द वन हु हैज टू मेक द पेमेंट। हु एक्सेप्ट्स? So bills is accepted by drawee and promissory note is not requiring any kind of acceptance, you just have to draw it. Payee की बात करूं तो drawer of the bill always becomes a payee. Clear? लेकिन प्रॉमिसरी नोट में द मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी अ पेई। पार्टीज की बात करो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई, और प्रॉमिसरी नोट में 2, मेकर एंड पेई। सी लुक एट द वे, सिंपल वे में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस फॉर्म में किया है, आप चाहो तो टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। मॉडल आंसर्स में मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में ही दिया है। क्लियर? सो प्लीज अच्छे से आंसर लिखो एंड दिस वाज गुड। तो आई एम अप्रिशिएटिंग कि आपने अच्छा एफर्ट डाला, अच्छे से लिखा। ओके, क्लियर? चलो अभी क्वेश्चन 4A देखते हैं। क्वेश्चन 4A ऐसा था, ए एंड बी हु वर्क्स इन अ पार्टनरशिप डील इन परचेज एंड सेल ऑफ क्लोथ। बी starts cloth manufacturing business individually. A files a suit against B for sharing of profit of cloth manufacturing business. Will he succeed? Interesting question था। A एंड बी पार्टनरशिप में काम करते हैं और वो परचेज एंड सेल ऑफ क्लोथ यानी एक तरह के रिटेल शॉप्स में डील करते हैं। बी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया और ए ने उस पर सूट किया कि तूने क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें भी मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अब क्या इस केस में ए सक्सीड होगा? स्टूडेंट्स, आंसर्स अगर आप अपने चेक करो, आपने अपने आंसर्स चेक करो एक बार, आपको समझ में आएगा कई चीजों में आपने ब्लंडर किया था। कुछ एक स्टूडेंट्स छोड़ के जिनको ये आंसर समझ में आ गया था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, उनको पता चल गया ये आंसर क्या लिखना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स ने ब्लंडर किया। कई स्टूडेंट्स ने लिखा बी हैज टू शेयर द प्रॉफिट्स। कई स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट बिकॉज बी इज नॉट अ पार्टनर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ए इज नॉट अ पार्टनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में एक लाइन समझो। ए एंड बी जब पार्टनरशिप में दे डील इन क्लोथ, दे आर इन रिटेल, लेकिन बी ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। अब देखो, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ऐसा होता है कि अगर आप पार्टनरशिप में हो और आप पार्टनरशिप का कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट करो, याद रखना कॉम्पिटिंग बिजनेस, तो उस कॉम्पिटिंग बिजनेस का भी प्रॉफिट आपको अपने पार्टनर से शेयर करना पड़ता है। यस, पार्टनरशिप में ऐसा होता है। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि क्या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग पर रिटेल का कॉम्पिटिंग बिजनेस है कि एंसिलरी बिजनेस है? एग्जैक्टली यही पॉइंट समझना था, पूरा आंसर इसी पे चेंज हो जाता था। ओके, और यही पॉइंट समझ के आपको आंसर लिखना था। ठीक है, चलो अभी आंसर में एक्सपेक्टेड क्या था, क्या क्या लिख सकते थे, क्या क्या लिखा, ओके वो चेक कर लेते हैं। सेक्शन 16 पार्टनरशिप एक्ट की बात थी। अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस व्हिच इज ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर द सेम एंड पे सच प्रॉफिट्स टू द फर्म, ऐसा लॉ में लिखा है। In the given case, he has started cloth manufacturing business individually. The cloth manufacturing is actually a different activity, not similar to purchase and sale of clothes. B ने retail store शुरू नहीं किया है. He has not started any kind of competing business. Rather, B ने ancillary business शुरू किया है. So, hence the sharing of profits from manufacturing activity to A is not covered in section 16 because उसने competing नहीं start किया. I believe now you understanding the question. Clear? ये क्लिक होना एग्जाम में जरूरी है और इसके लिए आपको रीडिंग बराबर रखनी है। प्लीज अपने सब्जेक्ट की, अपने चीजों की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रीडिंग रखो, नहीं तो ऐसी चीजें क्लिक नहीं होगी एग्जाम में। क्लियर? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। लेट्स सी क्या क्या लोगों ने आंसर डाले थे। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से मिस शीतल वाज अपॉइंटेड एज अ साइट मैनेजर ऑफ एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑन अ 2 years कॉन्ट्रैक्ट एट अ मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख। ठीक है, Mr. Pawan gave surety in respect of performance of Miss Sheetal. ठीक है, after 6 months, due to lockdown imposed, the company was not in the position to pay 1 lakh to Miss Sheetal. बराबर,
and Sheetal has agreed for a lower salary of 50,000 per month. Okay? So this was not communicated to Mr. Pawan. 3 months later, he discovered that Sheetal was doing fraud. The company discovered that Sheetal was doing fraud since the appointment. What is the liability of Mr. Pawan? क्या लिखने का था आंसर? Whether, अच्छा ये पहले तो क्या है, इंडेमनिटी है कि गारंटी है? गारंटी है, परफेक्ट. ये क्या है? ये गारंटी थी. अब इन दैट केस ये कंटिन्यूइंग गारंटी का स्पेसिफिक गारंटी है? ये स्पेसिफिक गारंटी थी. इसका मतलब श्योरिटी के जब टर्म्स आप वेरिएट कर जाते हो तो स्पेसिफिक गारंटी फेल हो जाती है. बराबर. इस क्वेश्चन में वही हुआ कि आपने शीतल की सैलरी चेंज कर दी and this was not communicated to Pawan. So there is a variation in the terms of the guarantee. Simple श्योरिटी की लाइबिलिटी चली जाती है. क्लियर? सो इस नेचर को समझते हुए इसको समझते हुए आपको आंसर लिखना था. आंसर में आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड था? आंसर में सिंपल यही एक्सपेक्टेड था that Mr. Pawan is not liable to ABC Construction. किसके लिए? For frauds which is committed by Miss Sheetal after 6 months of variation. पहले 6 महीने के लिए तो उसने वही कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग था. आफ्टर 6 months की बात हो रही थी. And since the surety is discharged, if any variation is made in the contract of guarantee without the consent of the surety. Okay? And Mr. Pawan remains liable to ABC Construction for the frauds which has been committed by Ms. Sheetal for initial 6 months. उसके लिए liability बनी रहती है. Clear? अब देखो आंसर लिखते समय आपने समझा कि आपने दोनों पार्ट्स को समझा दिया, कहां पे लाइबिलिटी रहेगी और कहां पे लाइबिलिटी नहीं रहेगी. इन दोनों पार्ट्स को समझाते हुए आपने आंसर का ध्यान रखा है. So that's how you have to take care of your answers writing skills. ठीक है? And very good performance. अच्छा, what are declaratory decrees? What are declaratory decrees? Look at your answers. Many of you. अरे कुछ भी लिखते हो. It's a declaration which has to be given to the court for obtaining something. कुछ भी लिखने का. ठीक है? देखो डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब होता है कि मुझे कोर्ट से कोई स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए और मुझे मेरी डॉक्यूमेंट्री या बाकी सारे एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट हैविंग समथिंग दैट आई नीडेड फॉर द पर्पस. पर ये रिलीफ तभी ले सकता हूँ जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं होती है. तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रोविजन था, सेक्शन 34 रेड विद 35. ओके, उसके बारे में डिस्कस करना था. क्या लिख के आए हो तुम लोग? क्या लिख के आए हो? ठीक है, तो डिक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में लिखना था. तो आंसर देखो इस तरीके से लिखना था कि अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज अ डिक्री वेयर बाय एनी प्रॉपर्टी और द लीगल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज जुडिशियली असर्टेड. Section 34 of the Specific Relief Act lays down that any person who is entitled to any legal character or to any rights as to any property, he may institute a suit against a person denying his title to such character or the right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such a case ask a suit for further relief. मतलब simple words में बात करूँ तो in a declaratory decree you are asking for a legal recognition of your rights and you're filing a suit only for that legal recognition relief, nothing else. And if the court is convinced that that kind of relief should be given to you, then the plaintiff can be given that kind of relief and no further relief is required. But remember, declaratory decree सिर्फ parties के against होती है, जो suit के parties है. Third party या entire world के लिए it is not a right in rem, it is very much in personam. Section 35 के हिसाब से declaration is made binding all the parties to the suit, the person claiming through them respectively. ये लिखना था. And somewhere down the line the declaration होता है, ये होता है, वो होता है. ठीक है, तो याद रखना मजाक नहीं चल रहा है. एग्जामिनेशन बहुत पास में है, आपके टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं, तो प्लीज इस चीजों का ध्यान रखो. ठीक है, क्लियर? ओके, क्वेश्चन 5 भी था और ये क्वेश्चन तो कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं. आई वुड से आई एम अमेज्ड. इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? अरे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रहा है. और एम्बिग्यूअस क्या होता है? जिसमें नाम में या किसी चीज में एम्बिग्यूटी. इनकम्प्लीट में डेट या अमाउंट से इनकम्प्लीट होता है. कुछ भी लिखते जाते हैं, बस लिखना है आंसर. सर हमको इतना समझाया गया, बस आंसर लिखते जाओ. किसने समझाया भाई? बीकॉम वगैरह या जो भी कोर्स करे उसमें समझाया गया था. अरे ब्लाइंडली नहीं लिखना है, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई बेसिस तो होता है, कुछ ना कोई तरीका तो होता है. ठीक है, अब जैसे डिस्टिंग्विश आएगा, 2 पार्ट में आप डिवाइड करके लिख सकते हो.
पहले आप ले सकते हो मीनिंग कि इनकोहेट क्या होता है और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। क्लियर? तो हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग के अंदर आप ये लिख सकते हो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स और एम्बिगुअस के अंदर, दैट इफ अ पर्सन साइंस अ ब्लैंक और एन इनकम्प्लीट स्टैम्प पेपर और डिलीवर्स इट टू द अनदर, he thereby gives an authority to that another person to whom he delivers the instrument to fill that blank instrument. Such kind of instrument is incoherent. आप समझ में आया? और जहां तक मैं बात करता हूं ambiguous की, so where the instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange, then such instrument is ambiguous. कि exactly क्या था वो, क्या बनाया गया था, okay? But वो आंसर में कुछ का कुछ ही लिखा गया है। And then आप नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और डिस्कस कर सकते हो इस आंसर के अंदर, दैट इज यू कैन डेफिनेटली डिस्कस द सूट पॉइंट। इनकोहेट में द होल्डर ऑफ दैट इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ही कैन सू ओनली आफ्टर द अमाउंट्स आर फिल्ड अप, और एम्बिगुअस में द होल्डर ऑफ द एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट ही कैन सू आफ्टर द इलेक्टिंग टू ट्रीट इट एज ईदर अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले उस एम्बिग्यूटी को हटाना पड़ेगा तब सू होगा। इनकोहेट में पहले उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा तब सूट होता है। और नेगोशिएबिलिटी की बात करूं तो इनकोहेट आर नॉट नेगोशिएबल, इट कैन बी नेगोशिएटेड ओनली आफ्टर यू फिल अप द अमाउंट। एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड प्रोवाइडेड यू मेक अ डिसीजन कि वो है क्या। ओके, क्लियर? तो ये पार्ट आ जाते हैं इनकोहेट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स में। स्टूडेंट्स को कुछ को समझ में नहीं आता है, कुछ को समझ में आता है। देखो, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, आपकी लर्निंग में मिस्टेक हो रही है या आपकी परफॉर्मेंसेस में मिस्टेक हो रही है, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। ये चीजें आपको एग्जाम में हैम्पर कर सकती है, ओके, आपके परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग गुड्स बिफोर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग गुड्स बिफोर सेल इज कंप्लीट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ। सेल कंप्लीट होने के पहले ही अगर आपके गुड्स पेरिश हो जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया था। क्लियर? तो अगर गुड्स पेरिश हो गए तो सेलर लायबल होगा, ये होगा, वो होगा। बट सेल कंप्लीट ही किधर हुई है? सेल कंप्लीट होने के पहले गुड्स पेरिश हो गए। तो इसमें 2 पॉइंट्स था। अगर आपके गुड्स सेल कंप्लीट होने के पहले पेरिश हो जाते हैं, बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, तो क्या होगा? एंड पेरिश होते हैं एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद, तो क्या होगा? क्लियर? तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना था। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, द गुड्स पेरिश बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिखना था। तो इन केस ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर have at any time, but at the time of making the contract itself, has perished, becomes so damaged, no longer to answer the description of the contract is void. Where is the goods perish after the agreement? Where there is an agreement to sell the specific goods, and subsequently the goods, without any fault of the party, perish, so damaged, they do not answer to their descriptions anymore, though there is a risk which is to pass to the buyer, and this agreement is thereby avoided. समझा? ये आंसर के रिक्वायरमेंट्स है। कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे से लिखा, वेरी गुड, मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस, आप खुद अपने अपने पेपर चेक कर रहे हो और खुद देख रहे हो कि किधर किधर मार्क्स काटे गए हैं हमने। क्लियर? तो परफॉर्मेंसेस प्लीज 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 अच्छे से करो। ओके, एंड 6B, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अटैचमेंट एंड सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी in a contracting state under the Prevention of Money Laundering Act. Okay? स्टूडेंट्स ने अटैचमेंट सीजर पता नहीं, शायद बेनामी ट्रांजैक्शंस का लिख दिया या किसी और चैप्टर का लिख के आए हैं, और ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट था, दैट इज इंडिया के बाहर की बात थी। क्लियर? एक इंडिया अगर किसी स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में EMLA को एनफोर्स करते हैं, तो किस तरीके से, दैट इज हमारे ऑर्डर्स इंडिया के बाहर कैसे एनफोर्स होंगे और इंडिया के बाहर वालों के ऑर्डर्स इंडिया में कैसे एनफोर्स होंगे, ये बात डिस्कस करनी थी। क्या लिख के आते हो तुम लोग यार, क्या लिख के आते हो? ठीक है, अपने अपने आंसर चेक करो, मार्क्स दिए हैं तो कैसे कैसे आप फेल कर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज के बारे में आपको जनरलिटी में ये सारी कंडीशन डिस्कस करनी थी। ओके, कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट एनफोर्स कैसे होते हैं। तो कुछ चीजें, जैसे वेयर देयर इज अ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, and such property is situated in the contracting state, then the director or administrator makes an application to the special court
and the special court on such application issue a letter of request to the court or authority in the contracting state for execution of the order. सिंपल सी बात थी, क्लियर, इतना लिखना था। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, जहां पे इंडिया के अटैचमेंट इंडिया के बाहर। अब बाहर के ऑर्डर्स इंडिया में भी आ सकते थे, बराबर, बाहर के ऑर्डर्स इंडिया में भी आ सकते थे, तो आंसर यहाँ पे लिखना था। तो बाहर के ऑर्डर्स जब इंडिया की तरफ आते तो आपने लिखना था सिमिलरली वेयर अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट requesting attachment, seizure, freezing, confiscation of a property in India have as per law in the contracting state, then the central government may forward the letter to the director for execution. अब डायरेक्टर के हाथ में आया है ऑर्डर, okay, he's the authority, he has that pass, so director has to make an application to the special court, and the special court on receipt of the application order that such property involved in money laundering stand confiscated. बस इतना सही था। तो इतना रॉकेट साइंस कहाँ से लेके आते हो यार तुम लोग, ओके। तो इन चीजों का ध्यान रखना था, दैट्स इट। आपसे इतना एक्सपेक्ट किया गया था, इतना भी कर देते तो बहुत हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस। एंड हाँ, बाय द वे, ये जो मॉडल आंसर पेपर है ये मैंने सबको डिलीवर करवा दिया है, ओके। आज मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग टेस्ट, ये अच्छा लग रहा है कि दैट यू आर टेकिंग द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव। और जो भी अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लियर, उन सबको भी मॉडल आंसर पेपर मिल जाएगा। एंड प्लीज 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 अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो, टेस्ट लेते जाओ, अपने एबिलिटी को चेक करते जाओ। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। आप जब तक आउटपुट लेवल चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ इनपुट 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 पे काम करते जाओगे, याद रखना, यू विल नॉट बी शार्पनिंग योर सोर्ड्स। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इनपुट तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये चेक नहीं कर रहे कि आपका आउटपुट कहाँ है। अब हम आपसे आपका आउटपुट चेक करवा रहे हैं। तो कई जनों को मैं बोला है कि भाई देखो पेपर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका आंसर, क्वेश्चन समझो, सोचो आंसर क्या है, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो। तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि किस तरीके से अपना आउटपुट लेवल आपको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है, क्लियर, फाइन। ऐसे आप और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी तो हमारा टेस्ट सीरीज था तो इसलिए मैंने दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज अपनी तरफ से मेहनत करो और तैयारी रखो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू।